दोस्तों, सादतन हसन मंटो की गिनती ऐसे साहित्यकारों में की जाती है जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले और बाद के समय में ऐसी कहानियों, उपन्यास और लेखों को लिखा जो अपने समय में काफी विवादित तो रहे, लेकिन वो कहानियां, उपन्यास और लेख मंटो को अपने समय से आगे का लेखक बनाते हैं। और दोस्तों, शायद यही वजह है कि मंटो को आज भी पढ़ने और समझने की लगातार कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, इसी कोशिश में आज हम बात करेंगे कि हिंदुस्तानी सिनेमा पर आज से 84 साल पहले मंटो क्या सोच रहे थे और हिंदुस्तान में 1913 से 1938 तक बनने वाली फिल्मों के बारे में मंटो किस तरह की राय रखते थे। मंटो आज से 84 साल पहले के हिंदुस्तान में होने वाली फिल्म मेकिंग, फिल्म मेकर्स, उस समय की ऑडियंस और नौजवानों के बारे में कहते हैं। 1913 में मिस्टर डीजी फाल्के ने हिंदुस्तान की पहली फिल्म बनाई और इस सनत का बीज बोया। दादा फाल्के ने आज से 25 बरस पहले अपनी धर्म पत्नी के जेवरात बेचकर जो ख्वाब देखा था, उनकी निगाहों में यकीनन पूरा हो गया होगा, मगर वो ख्वाब जो मुल्क के तरक्की पसंद नौजवान देख रहे हैं, अभी तक उनकी ताबीर अमली शक्ल में नजर नहीं आई। इसकी वजह सिर्फ ये है कि मुल्क की इस लतीफ सनत की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में है जिनके दिलो दिमाग पर बुढ़ापा तारी है, जो सिर्फ गर्दो पेश की छोटी छोटी चीजों से मुतमईन हो जाते हैं और जिनको आगे बढ़ने की ख्वाहिश ही नहीं होती। किसी सनत को बामे रिफत तक पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत नहीं होती जिनका तखय्युल जंग आलूद हो और जिनकी जिंदगी ठहरा पानी बनकर रह गया हो। नौजवान वतन जिनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं, मुल्क के वो नौजवान जो साज़े हयात के हर तार को छोड़कर नगमे पैदा करना चाहते हैं, वतन के वो नौजवान जो बुलंदियों में परवास करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के बाग के वो परिंदे जो अपने कतरे हुए परों के बावजूद उड़ना चाहते हैं, अपने मुल्क की इस सनत की मौजूदा रफ्तार से मुतमईन नहीं। वे बेअकल बच्चे सही, तिजारती राजों से नावाकिफ सही, मुफलिस सही, लेकिन जो तड़प उनके सीने में है, जो ख्वाहिश उनके दिल में करवटें लेती है, जो इस्तिराब उनके तमतमाते हुए चेहरों पर खेलता है, यकीनन काबिल एहतराम है। और तमाम वजनी जेबों वाले सरमायादारों के जो इंडियन मोशन पिक्चर कांग्रेस में अपनी तिजोरियों की नुमाइश करने आए थे, उनको एक सेकंड के लिए एहतरामन मुल्क के उन पागल लौंडों के दीवाने जज्बे के आगे सर झुका देना चाहिए था। हिंदुस्तान के इन तरक्की पसंद नौजवानों को बीमार कहा जाता है। वो बीमार हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर यह बीमारी वो इश्क है जो उनको अपने वतन के जर्रे जर्रे से है। उनको दीवाना कहा जाता है, वो दीवाने हैं इसीलिए कि वो अपने वक्त के कायदीन की होशमंदी से मुतमईन नहीं। वे चाहते हैं कि अपने वतन के रथ में सब के सब जुटकर उसे उस मुकाम पर पहुंचा दें जहां दूसरे मुल्क खड़े हैं, और इसके लिए वो अपनी जानें कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। सरमायादारों के हर खनखनाते हुए सिक्के के मुकाबले में वो अपनी जवान रगों का चमकीला खून पेश करने के लिए तैयार हैं। ये दीवानापन है, मगर इस दीवानगी का एहतराम करना चाहिए। हिंदुस्तान की होशमंदी, मितानत, संजीदगी और ठिठुरे हुए बदन को गरमाने के लिए दीवानगी की इस आग की हर वक्त जरूरत है। दोस्तों, मंटो यही नहीं रुकते, बल्कि वो हिंदुस्तान में बनने वाली फिल्मों की तुलना विदेशी फिल्मों से करते हुए कहते हैं कि हमें अच्छी फिल्में चाहिए, हमें ऐसी बुलंद फिल्म चाहिए जो हम गैर ममालिक की फिल्मों के मुकाबले में पेश कर सकें। हम लोगों को ये खपत है, इस बात की दीवानगी है कि हमारे वतन की हर शय दूसरों के मुकाबले में अच्छी हो। ये खपत हमारी जिंदगी की असल गर्मी है और हम इस गर्मी को अलहदा नहीं कर सकते। इनकलाब के पहले रूस के हालात हिंदुस्तान से बदतर थे। रूस में अदब और शायरी का नामो निशान तक न था, मगर उसने एक निहायत ही कलील अरसे में वली पैदा किए, मीर और गालिब पैदा किए। सनत फिल्म साजी में भी उनकी तरक्की काबिले रश्क है। रूस ने ऐसे ऐसे डायरेक्टर पैदा किए हैं कि उन पर फिक्र इंसान हमेशा बजा तौर पर नाजा रहेगा। पर हमारे मुल्क ने इन 25 बरसों में, जिनके 9125 दिन होते हैं, क्या किया है? क्या हम इन 25 बरसों का हासिल उन डायरेक्टरों की शक्ल में पेश कर सकते हैं जो अपनी फिल्मों का मुंह मांगे हुए लुक्मों से भरते हैं? क्या हम उन अफसाना नवीसों पर थोड़ी देर के लिए भी फख्र कर सकते हैं जो दूसरों की चिचोड़ी हुई हड्डियों पर टेढ़ी बांगी लकीरें खींचते हैं? क्या हम उन फिल्मों को दूसरे ममालिक की फिल्मों के मुकाबले में पेश कर सकते हैं जो अमरीकी फिल्मों की हजारवें कार्बन कॉपी मालूम होती है? हरगिज नहीं।
हिंदुस्तान में ठेठ हिंदुस्तानी फिल्में बननी चाहिए। हमारे वो सोशल फिल्म जो आजकल सेकंडों की तादाद में सिनेमाओं के पर्दे पर चलते हैं, क्या हिंदुस्तानी तहजीब के आईनादार हैं? इसका जवाब मोटे कलम से ये होना चाहिए, नहीं। आप इन फिल्मों में कभी हिंदुस्तान को अमरीकी लिबास में देखते हैं और कभी अमरीकी धोती कुर्ते में नजर आता है, जो बेहद मज़हका खेज है। उनको सोशल फिल्म कहा जाता है, ठीक इसी तरह जिस तरह हर एक्टर खुद को आर्टिस्ट कहता है। दोस्तों, मंटो हिंदुस्तानी फिल्मों की तुलना विदेशी फिल्मों से करने के बाद फिल्म मेकिंग जैसी आर्ट और आर्टिस्ट यानी उन कलाकारों के बारे में भी अपनी तीखी तुलनात्मक राय रखते हैं जो फिल्मों में एज एन एक्टर काम करते हैं। और मंटो कहते हैं, हिंदुस्तान में अभी तक आर्टिस्ट के सही मायने पेश नहीं किए गए। आर्ट को खुदा मालूम क्या चीज समझा जाता है। यहाँ आर्ट एक रंग से भरा हुआ बर्तन है जिसमें हर शख्स अपने कपड़े भिगो लेता है, लेकिन आर्ट ये नहीं है। और ना वो तमाम लोग आर्टिस्ट हैं जो अपने माथों पर लेबल लगाए फिरते हैं। हिंदुस्तान में जिस चीज को आर्ट कहा जाता है, अभी तक मैं उसके मुताल्लिक फैसला नहीं कर सका कि क्या है। हिंदुस्तानी सनत फिल्म साजी में जिन दो लफ्जों के साथ बहुत बुरा सुलूक हुआ है, उनमें से एक आर्ट या आर्टिस्ट है और दूसरा शाहकार। डायरेक्टर से लेकर स्टूडियो में तख्ते ठोकने वाले मजदूर तक सबके सब आर्टिस्ट हैं। हरिश्चंद्र से लेकर सितारा तक जितनी फिल्म बनी है, सबके सब शाहकार हैं। इससे ये हुआ कि आर्ट अपनी कद्र व मंजिल खो बैठा है और शाहकार शाहकार नहीं रहा। दोस्तों, आर्ट और आर्टिस्ट के बारे में मंटो अपना ये नजरिया रखते हुए अपने समय की फिल्मों के बाजार के बारे में, प्रेस और मीडिया के बारे में और सिनेमा देखकर ऑडियंस को मिलने वाले एंटरटेनमेंट और मैसेज के बारे में कहते हैं, हिंदुस्तानी सनत फिल्म साजी की दगरगो हालत के मुताल्लिक आए दिन अखबारात और रसाइल में तबसरे शाया होते रहते हैं, मगर प्रेस की इस आवाज से मुल्क की इस सनत को कोई फायदा नहीं पहुंचा। इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ के अक्सर व बेशतर अखबारात के पेश नज़र तरफी सनत के जज्बे की बजाय जल्बे मुनाफत हैं। इसमें ऐसे अखबारों और अखबार नवीसों का कोई कसूर नहीं जिनके कागज और जिनकी फिल्म प्रोड्यूसरों की मिजानों में तुलते हैं। दरअसल हर शख्स कसाद बाजारी के इस जमाने में किसी न किसी हीले से अपनी रोजी कमाना चाहता है, और जब फिल्मी दुनिया में फिल्मी खुदाओं के आगे सर झुकाने से चांदी के सिक्के मिल जाते हैं तो कौरनिशों को मायूब नहीं समझा जाता। हिंदुस्तान में सैकड़ों की तादाद में अखबारात और रसाइल छपते हैं, मगर हकीकत यह है कि सहाफत इस सरजमीन में अभी तक पैदा नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो आज हमें मुतज़किरा सदर अल्फाज में अपनी कमजोरियों का इजहार ना करना पड़ता। सहाफत अपनी फितरी शक्ल खुद ब खुद इख्तियार करेगी जब हमारे मुल्क से जहालत दूर हो जाएगी, और जहालत सिर्फ उसी सूरत में दूर हो सकती है जब दानिशगाहों के सब दरवाजे आवाम पर खोल दिए जाएंगे। आवाम को तालीम याफ्ता बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इन सब में से फिल्म को मुत्तफिका तौर पर बहुत बाअसर तस्लीम किया गया है। सेलुलॉइड के फीते के जरिए से हम पब्लिक तक अपना पैगाम बतरीक अहसन पहुंचा सकते हैं। निसाब की भारी भरकम किताबें तलबा के सीने पर बोझ बनकर रह जाती हैं। स्कूल के औकात तालीम में हमारे बच्चे अक्सर दिल से सीखने की कोशिश नहीं करते। लेक्चर कॉलेज के बाज लड़के लड़कियों के दिमाग पर असर करने की बजाय उनके आसाब पर असर अंदाज होते हैं, मगर ये देखा गया है कि फिल्म से बददिली का इजहार बहुत कम किया जाता है। जो बात महीनों में खुश्क तकरीरों से नहीं समझाई जा सकती, चुटकियों में एक फिल्म के जरिए से जहन नशीन कराई जा सकती है। फिल्म के आलमगीर और हमारस असर के पेश नज़र हमारा ख्याल है कि हिंदुस्तानी आवाम के अहजान को बेदार करने के लिए ऐसी फिल्मों की ज़रूरत है जो कोई नई बात सिखाए और जिनको देखकर तमाशाई तफरीह हासिल करने के साथ साथ सिनेमा हॉल से बाहर निकलते वक्त अपने दिमागों के आगोश में गौर व फिक्र के जरासीम भी लेते जाएं। जिस तरह जिस्मानी सेहत बरकरार रखने के लिए कसरत की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह जहन की सेहत बरकरार रखने के लिए जहनी वर्जिश की ज़रूरत है। मकाम तास्सुफ है कि हमारे फिल्मी प्रोड्यूसरों के पेश नज़र सिवाय तिजारत के और कुछ भी नहीं। यह दुरुस्त है कि ताजिरों को सिर्फ हुसूल ज़र से मतलब होता है और हमें इस पर कोई एतराज़ भी नहीं, मगर हम गौर ज़ौकी और पस्त मजाकी का गिला किए बगैर नहीं रह सकते। हमारे अक्सर प्रोड्यूसर अपने निगार खानों में तीसरे दर्जे की फिल्म बनाकर पर्दे पर पेश करते हैं, सिर्फ इस ख्याल से कि इस किस्म की लचर फिल्म पब्लिक की जेबों से ज़्यादा रकम वसूल कर सकती है। यह ख्याल
ख्याल बिल्कुल गलत है। मजाक पैदा किया जाता है, खुद ब खुद पैदा नहीं होता। अगर पब्लिक में पस्त मजाकी के लोग मौजूद हैं तो उसके जिम्मेदार हमारे प्रोड्यूसर हैं जो मजाक को पस्ती की तरफ ले जाते हैं। जादू के लायानी किस्से और परियों की फर्जी कहानियों में इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी कि हमारे प्रोड्यूसर समझते हैं। पब्लिक ऐसी फिल्म चाहती है जिनका ताल्लुक बराह रास्त उनके दिल से हो। जिस्मानी हिस्सियात से मुताल्लिक चीजें ज्यादा देर पा नहीं होती, मगर जिन चीजों का ताल्लुक रूह से होता है देर तक कायम रहती हैं। मास्टर विट्ठल के असिस्टेंट तमाशाइयों के जहन से बिल्कुल निकल चुके हैं, अब वो रूहानी खुराक के लिए खाली हैं। हमें इस वक्त ऐसी फिल्मों की दरकार है जो हमें कुछ सिखाएं। ऐसी फिल्में नहीं चाहिए जो हमें सब कुछ भुला दें, जो हमारे अजहान को जंग आलूद कर दें। हमें अपनी जबान से प्यार करना सिखाएं, हमें अपने वतन से प्यार करने का सबक दिया जाए, हमें मोहब्बत की हकीकी मायनों से आशना कराया जाए, हमारे सामने खिताब इंसानियत के औराक खोले जाएं। क्या हमारे प्रोड्यूसर ऐसा नहीं कर सकते? क्या वो अपनी तिजारत को हमारी मांग के साथ साथ और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते? दोस्तों, आज आपके और हमारे समय में रील्स, शॉर्ट्स और शॉर्ट फिल्म का जमाना है और हम सबको मिलने वाली जानकारियां हमें फटाफट और कम समय में चाहिए। और अगर देखा जाए तो इस फटाफट स्टाइल का असर फिल्मों की रनिंग टाइम पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से आज बहुत सी फिल्में 1 या 1.5 घंटे के टाइम ड्यूरेशन की बन रही हैं। लेकिन एक वो जमाना भी था जब फिल्में 3 घंटे या कभी कभी उससे भी ज्यादा टाइम ड्यूरेशन की हुआ करती थी। और ऐसी ही लंबी फिल्मों के बारे में मंटो का मानना था। हमारे यहाँ खामोश फिल्मों के जमाने से लेकर अब तक जितनी फिल्में बनी हैं उनकी गैर मामूली तवालत देखकर ख्याल पैदा होता है कि शायद हमारे प्रोड्यूसर ये समझने लगे हैं कि पब्लिक गैर मामूली तौर पर लंबी फिल्म पसंद करती है। मुमकिन है इसमें कुछ सदाकत हो, मगर वाकया यह है कि ऐसी तूल तवील फिल्मों की नुमाइश से जहां सनत फिल्म साजी की तरक्की में रुकावट पैदा हो रही है, वहां तमाशाइयों के अजहान पर भी उसका बुरा असर पड़ रहा है। आजकल वो जमाना है जिसमें इख्तिसार को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। कम से कम वक्त में मतलब हल करना आजकल हर शख्स के पेशे नजर है। मगर हम देखते हैं कि हमारी यहाँ की फिल्मों में जो बात 7 या 8 हजार फुट सेलुलॉइड में कही जा सकती है, उसे 15 या 16 हजार फुट लंबे फीते में फैला दिया जाता है। उसका नतीजा जाहिर है। एक अफसाने को जिसके सारे अबवाब 8,000 फुट लंबी फिल्म में समा सकते हैं, अगर रबड़ की तरह खींचकर 16,000 फुट लंबा बना दिया जाएगा तो उसमें वो बात नहीं रहेगी जो उसकी फितरी तवालत में थी। अफसाने को हदूद से जो कोई बाहर निकालने की कोशिश करेगा, अच्छा अफसाना गो नहीं बन सकता। जिस तरह रबड़ का फीता एक खास हद तक खींचा जा सकता है, उसी तरह अफसाने भी एक खास हद तक खींचकर बड़े किए जा सकते हैं। और अगर हम उस हद से गुजर जाएंगे तो बेचारे अफसाने की सारी हड्डी पसलियां टूट जाएंगी और सब का सब मुंतशिर हो जाएगा। गैर फितरी तौर पर लंबी फिल्म में डायरेक्टर ख्वाह कितना ही काबिल क्यों ना हो, अफसाने को अपने महवर पर कायम रखने में कामयाब नहीं हो सकता। फिल्म तवील होगी तो उसमें कुदरती तौर पर डायलॉग भी लंबे लंबे होंगे और एक्टर उनकी अदायगी में यक आहंगी बरतने लगेंगे। फिल्म तवील होगी तो उसके हादिसात और वाकयात भी तवील होंगे, जिसके बाइस फिल्म की रफ्तार में लंगड़ापन पैदा हो जाएगा जो आंखों को बहुत बुरा मालूम होगा। तवील फिल्म की तैयारी में ज्यादा सेटिंग इस्तेमाल होती है जिन पर काफी रुपया खर्च आता है। इस तरह वो फिल्म जो अपनी सही शक्ल में 60 या 70 हजार रुपए में बन सकती है, 1 लाख रुपए में तैयार होगी और नाकाम रहने की सूरत में प्रोड्यूसरों की कमर तोड़ कर रख देगी। तवील फिल्म में दिलचस्पी का उनसुर दाखिल करने के लिए प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों को बेमौका और बेमहल गीत गवाने और नाच नचवाने पड़ते हैं, जो फिल्म को खूबसूरत बनाने की बजाय निहायत भद्दा बना देते हैं। रुपया खर्च होता है मगर खातिर ख्वाजा नतीजा बरामद नहीं होता। इसका बाइस सिर्फ यह हकीकत है कि हर शय के लिए एक मुनासिब व मौजूद जगह होती है जिससे हटकर वो अपनी तमाम खूबसूरती खो देती है। तमाशाइयों को अगर ऐसी तवील फिल्मों का आदी बना दिया गया तो उनके अजहान में तवालत पसंदी घर कर जाएगी और वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस आदत को दाखिल करने की कोशिश करेंगे, जिसके नताइज बहुत तंज़ुल आफरीन साबित होंगे।
मुतज़किरा सदर उमूर के पेश नज़र ये ज़रूरी है कि हमारे प्रोड्यूसर अपनी फिल्मों की तैयारी में इख्तिसार से काम लें। आजकल 16-17 हज़ार फुट लंबी फिल्मों पर जो कुछ वो खर्च कर रहे हैं, अगर वही कुछ इससे निस्फ तवील फिल्म पर खर्च किया जाए तो मुल्क की सनत फिल्म साजी में एक इनकलाब बर्पा हो सकता है और उन लोगों की तमाम शिकायतें दूर हो सकती हैं जो इस वक्त हमारी फिल्मों को नफरत की निगाहों से देख रहे हैं। सिनेमा हॉल में तमाशाइयों के लिए 2 घंटे का प्रोग्राम पेश करने के लिए हमारे प्रोड्यूसरों को उन खतूत पर चलना चाहिए जो हॉलीवुड के प्रोड्यूसरों के पेश नज़र हैं। 7-8 हज़ार फुट लंबे फिल्म के साथ कार्टून या खबरों के एक चरखे या 2 चरखे फिल्म तैयार किए जाएं, जैसा कि यूरोप में किए जाते हैं। इस तरह पब्लिक जहां किस्से कहानियां सुनेगी और देखेगी, वहां दूसरे ममालिक के ताज़े तरीन हालात से बाखबर भी रहेगी। उन लोगों का इल्म में इजाफा होगा। अपने हमसाया ममालिक सिनेमा हॉल में बैठे बैठे देख लेंगे और उनके दिल से वो ताज्जुब दूर हो जाएगा जो आमतौर पर फासिला पैदा कर दिया करता है। 20-25 साल तक हम तूल तवील फिल्म देखते रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि इस बिदअत का खातिमा कर दिया जाए और भारी भरकम और शैतान की आंत की तरह लंबी फिल्मों की बजाय ऐसी मुख्तसर फिल्म पेश की जाए जो हमारे दिमाग पर वजन ना डाले। वतन की इस सनत को रिफत बख्शने के लिए इख्तिसार की बेहद जरूरत है। 30 बरस से हॉलीवुड के अरबाब फिक्र इस बात का फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म साजी में स्टार को ज्यादा अहमियत हासिल है या खुद फिल्म को। इस मसले पर इस कदर बहस की जा चुकी है कि अब उसके तसव्वुर ही से उलझन होने लगती है। आखिर मुतज़किरा सदर सवाल का फैसला कुन जवाब क्या हो सकता है, सिवाय उसके ये सवाल सुनकर यह कह दिया जाए कि क्या फरमाया आपने, मुर्गी पहले पैदा हुई या अंडा? अगर इसका जवाब कुछ हो सकता है तो यकीनन इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि स्टार ज्यादा अहमियत रखता है या खुद फिल्म। फ्रैंक कैपरा कोलंबिया फिल्म कंपनी के माहिर फंड डायरेक्टर ने हाल ही में इस मसले पर अपने अखबार अंग्रेजी अखबारात में शाया किए हैं। मिस्टर कैपरा कहते हैं, मैं उन लोगों का हम ख्याल हूं जो फिल्म को सबसे अहम समझते हैं। फिल्म स्टार बनाती है और दरखशा सितारा कमजोर या बुरी फिल्म को नाकामी से बचाने में कामयाब नहीं हो सकता। तजुर्बे से यही जाहिर होता है कि फिल्म सितारा साज है और सितारे कमजोर फिल्म को ताबानी नहीं बख्श सकते। मगर हमारे या मिस्टर कैपरा के ख्याल से सब मुत्तफिक नहीं रह सकते। ऐसे सैकड़ों असहाब मौजूद होंगे जो अपने नजरिए के जवाज में और मिस्टर कैपरा के नजरिए के इब्ताल में ठोस दलाइल और बराहीन पेश कर सकते हैं। इस जमाने में सबसे ज्यादा काबिल गौर बात यह है कि सितारे क्यों बनते हैं और वो कौन सी चीज है जो सितारे बनाती है। मिस्टर कैपरा ने इस सवाल का जवाब निहायत दिलचस्प अंदाज में दिया। आप कहते हैं, अगर दुनिया के तमाम प्रोड्यूसर अपना सरमाया जमा करके मेरे हवाले कर दें और मुझसे ये कहें कि हमारे फिल्मी आसमान के लिए 3 सितारे चुन कर ला कर दो, तो मैं यकीनन खाली उस जहन हो जाऊंगा, इसीलिए कि मुझे वो जगह मालूम ही नहीं जहां से ये सितारे मिल सकते हैं। खामोश फिल्मों के जमाने में हॉलीवुड के आसमान फिल्म के लिए सितारे आमतौर पर होटलों, कारखानों और दफ्तरों वगैरह से आते थे, लेकिन अब की फिल्मों की खामोशी तकल्लुम में तब्दील हो चुकी है और इस सनत को काफी फरोग हासिल हो चुका है। सितारों की सप्लाई बहुत कम हो गई है। हमारे यहाँ सनत फिल्म साजी के आगाज में कहवा खाने, थिएटर और चकले सितारे मुहैया किया करते थे और अब की हमारी सनत को किसी कदर फरोग हासिल हुआ है तो इल्मी तबके ने भी हमारे फिल्मी आसमान के लिए सितारे पेश करने शुरू किए हैं और मुस्तकबिल बईद या मुस्तकबिल करीब में एक ऐसा वक्त आएगा जब हॉलीवुड की तरह यहाँ भी सितारों की सप्लाई कम हो जाएगी। मगर हम सोच रहे थे कि वो कौन सी शय है जो सितारे बनाती है। मिस्टर फ्रैंक कैपरा की, जिनके डायरेक्शन में हॉलीवुड के बड़े बड़े नामवर सितारे काम कर चुके हैं, उनकी राय है कि किरदारों की सही तकसीम यानी मौजू और मुनासिब कास्ट सितारे बनाती है। उनके नजरिए के एतबार से चीनी आदमी का रूप सिर्फ चीनी ही बतरीके अहसन धर सकता है और लंगड़े या कुबड़े आदमी का पार्ट सिर्फ लंगड़ा या कुबड़ा आदमी ही खूबी से अदा कर सकता है। हमें मिस्टर कैपरा के इस नजरिए से इत्तेफाक है। स्क्रीन पर किसी कैरेक्टर की अदायगी के लिए उतना ही ज्यादा उन्हें कामयाबी का मौका मिलेगा। जिस आसानी से हम और आप यानी अपने असल को पेश कर सकते हैं, इस आसानी से हम किसी और की नकल नहीं कर सकते। जहां तसना और बनावट को दखल होगा, वहां असलियत बरकरार नहीं रह सकती।
इस नजरिए के जवाब में मिस्टर फ्रैंक कैपरा ने बहुत सी मिसालें पेश की हैं, जिनमें से एक गैरी कपूर की है। आप कहते हैं, गैरी कपूर स्क्रीन पर अपने आप को असली रंगों में पेश करता है, और चूंकि वो एक खुश ज़ौक़, आली ख्याल और साहिब फहम इंसान है, इसलिए वो अपनी कोशिशों में कामयाब रहता है। हम ये कह रहे थे कि मौजूए मुनासिब कास्ट सितारे बनाती है, मगर यह कतई और आखिरी फैसला नहीं है, इसीलिए कि सिर्फ कास्ट का मौजू मुनासिब होना ही किसी फिल्म को कामयाब नहीं बना सकता। फिल्म की कामयाबी के लिए और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, जिनको आप बखूबी समझते होंगे। मुख्तसर अल्फाज में यूं कहा जा सकता है कि जब तक मशीनरी के सब पुर्जे अपनी अपनी जगह पर अच्छा काम ना करेंगे, फिल्म कामयाब नहीं हो सकती। किरदारों और टेक्नीशियनों का बाहमी इत्तेहाद पिक्चर की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह कीमती से कीमती घड़ी एक टिक करने से भी इनकार कर देती है, इसीलिए कि उसके किसी पुर्जे के साथ एक नन्हा सा जर्रा चिमटा होता है, ठीक इसी तरह कीमती से कीमती फिल्म एक हकीर और मामूली सी फुरोगुजाश्त या गलती के बाइस फेल हो जाती है। सही कास्ट सितारे बनाने में दीगर अनासिर से कहीं ज्यादा मुमीद और मुआविन है। आप थोड़ी देर के गौर व फिक्र के बाद यकीनन हमारे हमनवा हो जाएंगे। चुनांचे फिल्मों को कामयाब बनाने और सितारे पैदा करने के लिए हमें सितारा शनास निगाहों की जरूरत है। तो दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि मंटो फिल्म मेकिंग, एक्टर्स, स्टारडम, फिल्मों की टाइम ड्यूरेशन और फिल्मों की मार्केटिंग के बारे में बात करें और शिप के कैप्टन यानी फिल्म के डायरेक्शन और डायरेक्टर के बारे में बात ही ना करें? तो दोस्तों, यहाँ मंटो फिल्म के डायरेक्शन और डायरेक्टर के बारे में कहते हैं कि हिंदुस्तानी फिल्मों की बेजानी का सबसे बड़ा सबब यह भी है कि हमारे यहाँ अहले तर्ज यानी स्टाइलिश डायरेक्टरों की कमी है। अफसाना निगारी और शेरगोई के लिए एक स्टाइल की जरूरत होती है जो अदब के जुमला लवाजमात में इम्तियाजी हैसियत रखता है। स्टाइल ही एक अफसाना निगार की कहानी को दूसरे किस्सा नवीस के अफसाने के मुकाबले में एक जुदा गाना हैसियत बख्शता है। इसी तरह फिल्मों के डायरेक्टर के लिए स्टाइल की बहुत जरूरत है। अगर डायरेक्टरों का अपना स्टाइल ना होगा तो फिल्म मुतहर्रिक तस्वीर के यक आहंग फीते बनकर रह जाएगी। हिंदुस्तानी फिल्म एक अरसे से स्क्रीन पर पेश हो रही है। उनमें से गिनती की चंद फिल्में ऐसी हैं जिनमें हमें डायरेक्टरों का स्टाइल नजर आता है। इसी स्टाइल के जरिए से हम उनके तशख्खुस के बारे में कुछ जान सके हैं, मगर दूसरी फिल्में देखकर हमें एक ही तरीके से जोड़ी हुई और एक ही निगाह से देखी हुई चीजें नजर आती हैं। उनके मुशाहिदे से हम सिर्फ इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पब्लिक की मांग पर प्रोड्यूसरों ने चंद नाअहल डायरेक्टर पकड़कर अपने सेलुलॉइड के ऊपर बेमानी नक्श बनवा लिए हैं, जिनको ना वो खुद समझ सके हैं और ना पब्लिक ही समझ सकी। हिंदुस्तान में रोजाना सैकड़ों फिल्मों की नुमाइश होती है, मगर मकाम में तासुफ है कि उनमें से बहुत कम फिल्म होती हैं। दरअसल जो डायरेक्टर ये फिल्म तैयार करते हैं तखय्युल से बिल्कुल आरी होते हैं। वो स्टोरी को सामने रखकर सिर्फ क्लोजअप, मिड शॉट और लॉन्ग शॉट में कैमरा रखने का हुक्म देना जानते हैं और बस वो कैमरे को हीरोइन के चेहरे के करीब बार बार ले आते हैं, मगर उनको क्लोजअप की अहमियत कतई तौर पर मालूम नहीं होती। ऐसे डायरेक्टर उन नाम निहाद अदीबों के मुतरादिफ हैं जो बेरब्त इबारत लिखते हैं और जिन्हें अल्फाज की नशिस्त व बर्खास्त का कोई सलीका नहीं होता। 61 की बश की फिल्म अगर उसके नाम के बगैर पर्दे पर आ जाए तो आप इसमें ठोस मज़ाह के टच और मामूली इश्या के मौजूए मुनासिब इस्तेमाल को देखकर फौरन कह देंगे 61 की बश पर्दे पर चल फिर रहा है। दिलकश बैरूनी मुनाजिर और फूलों में हीरोइन को तितरैया की तरह फड़फड़ाता देखकर आपको फौरन मालूम हो जाएगा कि पर्दे के पीछे D.W. ग्रिफिथ का दिल धड़क रहा है, जो नेचर की सहकारियों का दिलदाद है। इसी तरह एरिक खान मिस्टर अहीम की हकीकत पसंदी छुपाए नहीं छुप सकती। इस जवाब में और बहुत सी मिसालें पेश की जा सकती हैं। हॉलीवुड के करीब करीब हर डायरेक्टर का एक तर्ज या स्टाइल है और यही उनकी कामयाबी का राज है, मगर यहाँ हिंदुस्तान में अहले तर्ज डायरेक्टरों का फूकदान है। इस वक्त सिर्फ 2 डायरेक्टर ऐसे हैं जिन्हें साहब ए तर्ज कहा जा सकता है, देवकी बोस और शांताराम। देवकी बोस की मसलहत ही एक ऐसी चीज है जो उसे दूसरे डायरेक्टरों पर इम्तियाज बख्शती है। राजा रानी मीरा, पूर्ण भगत, आफलदी, अर्थ को एक और विद्यापति में आप देवकी बोस, ख्वाब देखने वाले देवकी बोस को सेलुलॉइड के हर इंच में देख सकते हैं। उसका स्टाइल ओरिजिनल है और इसी वजह से वो कामयाब है।
इशारियत और अजमत पसंदी शांताराम के स्टाइल के दो बड़े जुज हैं। जिस फिल्म में भी आप ये दो चीजें पहलू ब पहलू देखेंगे, आपका ख्याल फौरन प्रभात फिल्म कंपनी के शांताराम की तरफ चला जाएगा। वो अपने स्टाइल में और कोई सानी नहीं रखता और यही वजह है कि उसे हिंदुस्तान के डायरेक्टरों की सफ़े अव्वल में मुमताज हैसियत हासिल है। नितिन बॉस के नाम का यहाँ इसलिए जिक्र नहीं किया गया है कि वो अहले तर्ज डायरेक्टर नहीं, वो एक निहायत अच्छा नुमाइशकार है। उसको अपने ख्यालात और अफकार की नुमाइश करने का ढंग बहुत अच्छी तरह याद है और यही उसकी काबिल रश्क कामयाबी का बाइस है।